गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सावले सपनों की याद पाठ पढ़ेंगे। इसके रचनाकार हैं जाबिर हुसैन जी। इनका जन्म 1947 में गांव नौनही राजीगिर जिला नालंदा बिहार में हुआ है। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्रधानाध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर बिहार विधानसभा से सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वे बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं और जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। अपने लंबे राजनैतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तावना प्रसंग। पीपल की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। उसके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। इसके लेखक है आरती प्रसाद। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। कल्पना कीजिए कि पशु पक्षी इंसानों के बारे में क्या सोचते होंगे। पशु पक्षी इंसानों के बारे में यह सोचते होंगे कि इंसान बहुत लालची है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और अपने लिए उन्होंने अनेक सीमाएं बना रखी है। बेकार की सुख सुविधाएं जुटाने में लगे रहते हैं इंसान। इस तरह पक्षी सोचते होंगे। पक्षियों के मन में लोभ क्यों नहीं होता? क्योंकि पक्षियों के मन में लोभ इसलिए नहीं होता कि वे मरने के बाद के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, इसीलिए उनके मन में कोई लोभ नहीं होता। धन दौलत के कोई आशा नहीं रखते, ना घर परिवार का भी आशा नहीं रखते। हम प्रकृति का आनंद किस प्रकार उठा सकते हैं? हम प्रकृति का आनंद उसके साथ सहज रहकर ही उठा सकते हैं। हम प्रकृति को पशु पक्षियों की नज़र से देखें तो उसे अधिक समझ सकते हैं, क्योंकि उनके मन में लोभ नहीं होता है। वे प्रकृति को किसी उपयोग की दृष्टि से देखते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। परिंदे यानी पक्षी कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सलीम अली जी। हुजूम का अर्थ है भीड़। सलीम अली जी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए हैं। सैलानी का अर्थ है यात्री, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सलीम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर हरारत का अर्थ है थकावट। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा।
वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आबशारों यानी झरने, झरनों को प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोथा पवार फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोख गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था। लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है कि जैसे उस भीड़ की चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थक जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका यानी गार्डन माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है, सैलानियों यानी यात्री, हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वे कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। हिदायत का अर्थ है निर्देश करना। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया यानी शरीर वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं के थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो, मतलब वह बहुत ही बूढ़े हो गए हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत यानी उनकी रक्षा करना। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर यानी पक्षियों की रक्षा करने वाला या पक्षियों के बारे में शोध करने वाला। बर्ड वाचर यानी पक्षियों के बारे में शोध करने वाला या उनकी रक्षा करने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज एक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक
सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? वकालत यानी उनके बारे में सोचेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जवाब पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पर सालिम अली के कारण एक गौरैया घायल हुई थी, तभी से वह बर्ड वॉचर बन गए थे। तभी से वह पक्षियों की रक्षा करने में अपनी ज़िंदगी सारी सालिम अली ने लुटा दिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाएं अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? इस तरह उनकी रचनाकार कहती है, क्योंकि पक्षियों के बारे में सोचने वाले एक लौते व्यक्ति जो थे सालिम अली जी। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें भी, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हमें पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और हमें जंगल नहीं काटना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल हम काट देंगे तो पक्षियों को रहने का जगह नहीं रहेगा और पक्षी लुप्त होते जाएंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।